नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मांडकर और मैं हूं नवोदिता मिश्रा। पर्वों की श्रृंखला की शुरुआत होते ही, यानी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दस्तक होते ही मौसम और मानव में समान रूप से एक नव उत्साह देखा जा सकता है। घरों की सफाई सजावट और थोड़ी बहुत शॉपिंग खरीदारी तो आम परिवारों की मासिक कार्य फेहरिस्त में सामान्य बिंदु होते हैं, है ना? वो तो है। अच्छा, ये उत्साह हमारे बाजार भी इन दिनों तत्परता से ग्रहण करते नजर आते हैं। जगमग रोशनी और अन्य आधुनिक सजावट दुकानों को मानो किसी शुभ प्रसंग के लिए तैयार होने जैसा आभास कराते हैं। यानी उपभोक्ता को वहां से कुछ लेना एक आकर्षक लुभावनी अनुभूति प्रतीत हो। और क्यों न हो, अर्थव्यवस्था और संस्कृति भी कहीं-कहीं एक दूसरे के पूरक जो हैं। इस पूरे घटनाक्रम में दिली खुशी होती है इन दिनों देश भर के खादी आउटलेट्स पर खरीदारी करने वालों की उमड़ती भीड़ को देखकर। लेकिन साथ ही साथ मन में एक यथोचित प्रश्न भी उठता है, कितने लोग होंगे, खासतौर से हमारी नई पीढ़ी के सदस्य, जो खादी वस्त्रों को महज कपड़े या फैशन की परिधि से परे उसकी ऐतिहासिकता की गहराई के बारे में गंभीरता से सोच पाते होंगे। आपने देखा होगा, साल 2014 के बाद से ही मन की बात में हम अक्सर खादी की बात करते हैं। ये आपका ही प्रयास है कि आज देश में खादी की बिक्री कई गुना बढ़ गई है। क्या कोई सोच सकता था कि खादी के किसी स्टोर से एक दिन में 1 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री हो सकती है? लेकिन आपने ये भी कर दिखाया है। आप जब भी कहीं पर खादी का कुछ खरीदते हैं तो इसका लाभ हमारे गरीब बुनकर भाइयों बहनों को ही होता है। इसलिए खादी खरीदना एक तरह से जन सेवा भी है, देश सेवा भी है। दरअसल खादी सिर्फ एक कपड़ा भर नहीं, एक गहरा और विस्तृत दर्शन है, फलसफा है। गांधी दर्शन की व्यापकता का ये एक अभिन्न अंग है और भारतीयता से जुड़ी हमारी प्राचीन संस्कृति, अर्थव्यवस्था और समाज के असंख्य बिंदु अपने आप में समाहित किए हुए भी है। सोचकर देखिए, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में दुनिया की तत्कालीन सर्वशक्तिमान औपनिवेशिक ताकत को खादी ने ललकारा था। महात्मा गांधी के आह्वान पर लाखों करोड़ों पुरुष, महिलाओं और यहां तक कि युवाओं ने खादी को एक आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया था। छोटे से चरखे के बल ने मानो दमनकारी आर्थिक नीतियों को एक सबक सिखाया, साथ साथ घरेलू रोजगार का साधन भी सुनिश्चित करते हुए। चरखा चला चला के, चरखा चला चला के, लेंगे स्वराज लेंगे, लेंगे स्वराज लेंगे, लेंगे स्वराज लेंगे, लेंगे स्वराज लेंगे, लेंगे स्वराज लेंगे। चरखा चला चला के लेंगे स्वराज लेंगे। 72 करोड़ रुपया परदेश जा रहा है, 72 करोड़ रुपया परदेश जा रहा है। उसको बचा बचा के, उसको बचा बचा के लेंगे स्वराज लेंगे, लेंगे करुणा लहरी तोयजाक्षी शंकरेश्वरी वैमानिक भामार्चित कोमल करपादे श्रीमान्वित भूमास्पदे कामित फलदे कायौ श्री गौरी करुणा लहरी तोयजाक्षी शंकरेश्वरी। क्या ही संयोग है
कि शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ और राष्ट्रीय एकता दिवस भी इसी माह यानी अक्टूबर को सुशोभित कर रहे हैं। बंगाल, ओडिशा और गुजरात राज्यों में तो आध्यात्मिक पहलू के साथ साथ इसमें लोकप्रिय संस्कृति के बिंदु भी जुड़ते हैं और दशहरे के आते आते मैसूरू, कुल्लू और बस्तर जैसे अंचल भी सांस्कृतिक रूप से सक्रिय हो जाएंगे, बल्कि देश का हर अंचल। एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक अद्भुत मिसाल ही कह सकते हैं भारतीयता के परिप्रेक्ष्य में अक्टूबर माह को। बिल्कुल, और एक मार्मिक गीत अनायास याद आ गया 60 के दशक का, आवाज दो हम एक हैं। सुनते रहिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती। नवोदिता, क्या किसी माह को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़ा जा सकता है? ये कैसी बात कर रहे हो मनोज? क्योंकि हर माह यहाँ खास होता है, अपनी अपनी विशेषता लिए हुए। हाँ, उत्सुकता है तो यही प्रश्न पूछते हैं हमारी राज्यसभा के उपसभापति माननीय हरिवंश जी से। ठीक है, उन्हीं को आमंत्रित करते हैं। और क्या है ना, इस समय प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे कई छात्र हमसे जुड़े हुए हैं। उन्हीं की खातिर मिलाते हैं हरिवंश जी से। दरअसल सबसे पहले महात्मा गांधी की हम बात करें। ब्रिटिश पत्रकार लुईस फिशर ने गांधी पर जो लिखा, अपनी पुस्तक में लिखा कि आने वाली पीढ़ियां जो होंगी, उसमें कोट किया है आइंस्टीन को, आने वाली पीढ़ियां शायद यकीन करें कि हाड़ मांस का कोई ऐसा पुतला इंसान के रूप में दुनिया में हुआ था। गांधी दुनिया की अपने समय की सबसे ताकतवर साम्राज्यवादी सत्ता को उन्होंने इस देश की जो सनातन संस्कृति की परंपरा रही है उसको पुनर्जीवित कर अहिंसा, सत्य और जो बार बार वो कहते थे साधन और साध्य में एका, जो दुनिया को उन्होंने एक मैसेज दिया, उस रूप में उस सत्ता को दुनिया से नैतिक बल से परास्त किया। अगर आप इतिहास के क्रम में देखें तो दुनिया में इतिहास की दो धाराएं, एक धारा पश्चिम की है जिसका मोटे तौर पर उद्गम जननी माना जाता है मैकियावेली का प्रिंस बुक, यानी वो राजनीतिक सिद्धांत जो मानता है कि सत्ता पाने के लिए छल, छद्म, षड्यंत्र, किसी तरह आप अपने मकसद को हासिल कर रहे लक्ष्य को पा जाएं। पूरे दुनिया के मानवीय इतिहास में गांधी ने भारतीय सनातन परंपराओं पर आधारित, क्या कहूं कि इतनी महत्वपूर्ण कसौटी इस दुनिया के सामने रखी कि साधन और साध्य में एका महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि बेईमानी से, आप हिंसा से, पाखंड से, षड्यंत्र से, धूर्तता से आप अपने मंजिल पर पहुंच जाएं और सत्ता पालें, यानी ये कि हत्या करके आप सत्ता पालें और तब कहें कि मैं संत राज्य की स्थापना करूंगा। ये संभव नहीं है। इसलिए गांधी ने, आपको याद होगा, गोरखपुर के पास जब चौरी चौरा में गोलीकांड हुआ, उन्होंने अपना आंदोलन रोक दिया कि आंदोलन हिंसक हो रहा है। पूरे कांग्रेस से लेकर सारे बड़े नेता उनके खिलाफ हो गए, पर कहा कि नहीं, मैं सिद्धांत से समझौता नहीं करूंगा, साधन और साध्य एक है। अगर हमारा मकसद है कि हम नया और बेहतर और नैतिक समाज बनाएंगे तो हम गलत रास्ते चलकर, हम हिंसा के रास्ते चल करके, हम छल छद्म के रास्ते चल के, अनीति के रास्ते चल के हम वैसा समाज बना नहीं सकते। यही तो हमारे उपनिषदों ने कहा है। तो गांधी ने उस चीज को दुनिया के सामने रखा। गांधी का नैतिक सिद्धांत, गांधी के आर्थिक विकास के बारे में उनकी धारणा, देश के विकास के बारे में धारणा, गांव के विकास के बारे में धारणा। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि गांधी की प्रासंगिकता क्या है। गांधी आज भी दुनिया के लिए उतने ही प्रासंगिक है। लाल बहादुर शास्त्री का आपने नाम उल्लेख किया। एक गरीब घर से आया हुआ व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं थे, गंगा तैर कर जो पढ़ने आता और जाता था, उसको जब बहुत कम समय का मौका मिला प्रधानमंत्री के रूप में, उस व्यक्ति ने जो विलक्षण काम किया है, उस वक्त के दस्तावेज उठाकर आप देखें, अगर उनको मौका मिला होता तो वो देश के बहुत ही सक्षम प्रधानमंत्रियों में होते, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। कम समय रहे, लेकिन कम समय में जय जवान जय किसान, किसानों का नारा लगाकर, किसानों के बीच रहकर
उनकी बड़ी मशहूर घटना है, एक बार वो गए आपके ये जो अमूल का गुजरात में डेयरी फार्म है, वहाँ पहले से सूचित करा दिया मैं गांव में रहूँगा। सारे लोग परेशान, प्रधानमंत्री गांव में, कहा कि पता किसी को नहीं चलना चाहिए किस गांव में और कैसे रहूँगा। सिर्फ वो उस वक्त वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो जाकर गांव में किसके घर रहे, कैसे रहे, इसका वर्णन कुरियन की किताब में है। कुरियन जो आपके अमूल के वो थे, आप कभी पढ़िए देखिए, क्या विलक्षण व्यक्ति थे। मैं इस रूप में सौभाग्यशाली अपने को महसूस करता हूं कि मैं जयप्रकाश नारायण के गांव का हूं। जयप्रकाश जी कितने बड़े कद के व्यक्ति थे। जब जब सत्ता पास आई तब तब सत्ता को उन्होंने खुद से दूर रखा, वो एक नैतिक ताकत के रूप में देश के सामने रहे। गांधी की परंपरा को जयप्रकाश मार्क्सिस्ट बनकर देश में लौटे थे। 42 के आंदोलन में जेल तोड़कर, हजारीबाग जेल तोड़कर निकले थे, और पंडित जवाहरलाल जी के मुकाबले किसी की सभाओं में भीड़ होती थी तो वो जयप्रकाश नारायण थे। गांधी ने लिखा कि जयप्रकाश देश के भविष्य हैं। अनेक लोगों ने, गांधी जब जयप्रकाश जी बंद थे, सारे लोग छूट गए थे, लेकिन वो लाहौर फोर्ट में बंद थे क्योंकि वो जेल तोड़कर भागे थे, तो उन पर गांधी जी ने एडिटोरियल कितने लिखे। मैं जयप्रकाश जी को आज इस संदर्भ में याद करता हूं कि जयप्रकाश आंदोलन को आज 50 वर्ष हो रहे हैं, कोई इसको याद नहीं कर रहा। जयप्रकाश आंदोलन के नाम पर कितने लोग इस देश में सत्ता की सीढ़ी चढ़कर आए। जयप्रकाश लोहिया का नाम लिया उन्होंने। भ्रष्टाचार मिटाओ आंदोलन, संपूर्ण क्रांति आंदोलन के वाहक बनकर लोग आए। आज शायद नहीं मालूम इन्हें जयप्रकाश याद है या नहीं, या इन मुद्दों पर वो कैसे लोग सोचते हैं, पर जयप्रकाश ने यह भी साबित किया कि सत्ता ही परिवर्तन का माध्यम नहीं होती। सत्ता में आप रहकर ही समाज को बदलें ये जरूरी नहीं है। वह गांधी, विनोबा, जेपी की एक अलग धारा रही। मैं 2 प्रसंग आपको सुनाऊंगा। मैं जिस गांव से आता हूं, हमारा और जयप्रकाश जी का घर लगभग 1 किलोमीटर का भी फासला नहीं होगा। हमारा गांव 2 नदियों के बीच में है, गंगा और घाघरा, दियारा है, 2 राज्यों में है। वह एक ही गांव 2 राज्यों में है, 2 राज्य के 3 जिलों में है, यूपी और बिहार। छपरा बिहार का, आरा बिहार का और बलिया यूपी का। एक आदमी का घर अगर बलिया में है तो उसकी कुछ जमीन छपरा में है, कुछ आरा में है, क्योंकि एक ही गांव है। नदी हर साल काटती है, न कोई वहां सड़क था, न आने जाने का रास्ता था, न डॉक्टर था। 6 महीने हम लोग बाढ़ में रहते थे। गांव के लोग जयप्रकाश जी से मिलने गए। ये मैं आपको बता रहा हूं 60s की बात, जो हमारे पिता और बाकी लोग सुनाते थे। कहा कि भाई 2 काम करा दीजिए, आप इतने बड़े व्यक्ति हो गए, गांव में सड़क उड़क बनवा दीजिए, कुछ हम लोग के आने जाने का हो जाए। कोई भी बीमार पड़ता है तो हमें वेट करना पड़ता है कि नदी कैसे पार करें। नदी में अगर बाढ़ है तो हम जा नहीं पाते, अगर नहीं है तो 20 किलोमीटर पैदल चल के नदी पार करके गाँव आना पड़ता है। लोग मर जाते हैं, उनका इलाज नहीं होता। हमारे यहाँ बिजली तो सपना, बिजली की तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। वो मिट्टी के तेल, उसके पहले वो रेण का तेल होता था, उसमें लोग रहा करते थे। ये हमारे यहाँ की गरीबी है। आप चाहें तो कम से कम कहीं से सड़क बन जाए। फिर कहा कि भाई ये दोनों राज्यों से कह दीजिए, त्रिवेणी आयोग बना था राज्यों के विभाजन मार्क करने के लिए, डिमार्केशन के लिए। ये सबसे नज़दीक है बिहार, छपरा के पास, तो एक ही जिले में हो जाए तीनों गाँव। तीनों जिले अलग हैं तो तीनों का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एक ही गाँव के हम हैं। हमारा घर अगर बलिया में है तो घर का काम बलिया जिला जाना पड़ेगा करने के लिए, जो बलिया वहाँ से लगभग 54-55 किलोमीटर दूर है। छपरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है सारण का, 20 किलोमीटर घाघरा पार करके जाना पड़ेगा। अगर खेत है तो वहाँ हमारा राजस्व का कटेगा। अगर कोई दूसरा प्लॉट थोड़ी दूर पर है, वो आरा में है, तो हमको और 24 किलोमीटर पार करके, गंगा पार करके जाना पड़ेगा आरा। तो एक जिला हो जाए तो सारा काम किसानों का, गरीब लोगों का एक जगह से हो, सिर्फ एक फसल होती थी। जेपी ने 2 बातें कही गांव से। कहा कि देश के 6 लाख गांव मेरे हैं, तब 5 या 6 लाख गांव होते थे, कि आप ही लोग मुझे बताइए कि मैं अगर केंद्र सरकार में जाकर कहूंगा कि मेरे गांव में पहले सड़क बनवा दे, मेरे गांव को यह पहला फेवर कराए कि एक ही गांव में करा दे, क्योंकि कई राज्यों में डिमार्केशन में ये प्रॉब्लम आई होगी, तो लोग क्या कहेंगे। क्या मॉरल कैरेक्टर था। आज लोग जीतते हैं, वो अपने ही क्षेत्र को देश मान लेते हैं कि मैं अपने क्षेत्र में ही काम करूं, देश उनके लिए देश नहीं होता। जयप्रकाश ये थे जो बचपन में हम लोगों ने देखा। तो ये जयप्रकाश या शास्त्री जी या गांधी जी, ये भारत की जो उपनिषदों से, सनातन परंपरा से जो एक हमारी धारा रही है, असंग्रह की, नैतिक होने की, सात्विक रहने की जीवन में,
जो मैंने कहा कि साधन और साध्य में एकाकी, हमारे उपनिषदों में चर्चा है, आप पढ़ें, आप जैन तीर्थंकरों के बारे में देखें, आप बुद्ध के बारे में देखें। ये भारत की विरासत रही है। उस विरासत की परंपरा को आगे ले जाने वाले ये लोग थे। आज देश उनके बारे में अक्टूबर में कम से कम उनके जीवन, त्याग, कुर्बानी और तप को जाने। चिरत्रयी राष्ट्र निर्माण के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के एक सामयिक बिंदु पर राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश को आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। आध्यात्मिक पर्यटन के साथ सांस्कृतिक चहल पहल का आनंद लेना हो तो अगले 9-10 दिन बताना चाहिए बंगाल की भूमि पर। शहर घूमने के अलावा हर रोज एक नए दुर्गा पूजा पंडाल का दर्शन और उसकी थीम का बारीकी से अवलोकन। कोलकाता में इसी दौरान एक अनूठा सांस्कृतिक आयोजन होता है, ठाकुरबाड़ी शारदोत्सव। इसी के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए पत्रिका मित्र शमयिता दास। আশ্বিরের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জিত ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা। आश्विन माह में शरद ऋतु की प्रथम दस्तक महसूस होते ही हवा में घुली पारिजात की सुगंध और साथ ही ढाक के बोल की गूंज, इधर खेतों में लहराते दूधिया काश के फूल और चारों ओर फैली आशा और आनंद की किरणें हम सबके मन में अपार श्रद्धा और उत्साह का संचार करते हैं। अमावस्या को महालय का पुण्य लग्न मनाया जाता है और इसी अवसर पर आकाशवाणी द्वारा निर्मित उत्कृष्ट कृति महिषासुर मर्दिनी के प्रसारण के बिना दुर्गोत्सव का शुभारंभ अधूरा माना जाता है। मंदिरे मंदिरे ध्यान बोधिता। दुर्गोत्सव केवल एक त्योहार नहीं, ये उत्सव सांस्कृतिक विविधता से भरे इस देश के हर वर्ग, हर समुदाय को एक सूत्र में पिरोता है। बंगाल में महालय से लेकर विजयदशमी तक यानी 10 दिवसीय दुर्गा पूजा की अलग ही छटा महसूस की जा सकती है। सदियों से देवी की आराधना विविध पारंपरिक तरीके से ही की जाती है, लेकिन समय के साथ साथ उसमें रचनात्मक विविधता के बिंदु भी समाने लगे। ऐसी ही एक अभिव्यक्ति है कोलकाता में आयोजित होने वाला ठाकुरबाड़ी का शारदोत्सव। तो चलिए हमारे साथ कोलकाता स्थित प्रासाद के नाम से परिचित पाथुरिया घाटा ठाकुरबाड़ी के प्रांगण में, जहां यशस्वी ठाकुर परिवार की युवा पीढ़ी ने कविगुरु की अवधारणाओं का अनुसरण करते हुए वर्षों बाद दुर्गोत्सव को शारदोत्सव के रूप में स्थापित किया। ठाकुरबाड़ी शारदोत्सव जो है वो थोड़ा अलग है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ पूजा जो है उससे। आप हैं ठाकुर परिवार की युवा सदस्य, शास्त्रीय नृत्य में पारंगत तथा अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर डॉक्टर शौरोजा ठाकुर, और इस अंदाज में शारदोत्सव मनाने की पहल आप ही ने की है। यहाँ पे कोई रिचुअल मान के, नियम मान के कोई पूजा नहीं होती। इस उत्सव में कोई पुरोहित नहीं होता, इस उत्सव में कोई भोग नहीं होता, माँ की कोई आरती नहीं होती। जो है इस उत्सव में वो है हम नृत्य के माध्यम में, आर्ट के माध्यम में, वोकल म्यूजिक के माध्यम में हम माँ की चरणों में शिल्पांजलि अर्पण करते हैं और वही हमारी पूजा है। हम सब मिलके जो कि आर्टिस्ट्स हैं ये उत्सव को सजाते हैं और शिल्पांजलि के द्वारा हम ये ठाकुरबाड़ी की शारदोत्सव जो है सजा के आप लोगों के सामने लेके आते हैं। 4 दिन व्यापी इस उत्सव में पाथुरिया घाटा के प्रांगण में सांस्कृतिक कलाओं का समावेश होता है, जिसकी शुरुआत होती है आनंदो मेला से। डॉक्टर शौरोजा ठाकुर। हम पहले महालया के दिन जो कि इस साल 14 अक्टूबर को है, हम यहाँ पे एक आनंदो मेला की आयोजन करते हैं। तो यहाँ पे भी बच्चे अपने हुनर दिखाएंगे और वो सब अपने हाथों की तैयारी की हुई चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले में रखेंगे, कुछ सेल भी करेंगे। और इसके साथ इसके अलावा
एकदम छोटे छोटे बच्चे मिलके प्रोग्राम्स भी करते हैं। इस उत्सव में भाग लेने वाले कुछ नन्हे कलाकारों के साथ आकाशवाणी ने बात की। मेरा नाम शौरश्मि बैनर्जी है और मेरा नाम सिंचिता बैनर्जी है और हम यहाँ शारद उत्सव के लिए थोड़े सजावट कर रहे हैं। अब चांदमाला और बहुत सारे सजाने की सामग्री के संग सजावट कर रहे हैं बाहर और अंदर। कोलकाता में बहुत सारे आकर्षक पंडाल तो हैं और हम लोग उतना कुछ नहीं कर पाएंगे, पर जो छोटा किए हैं हम लोग ने खुद अपने हाथों से किया है। मेरा नाम श्रीनिधि गांगुली है। मैं इधर नृत्य में भाग ले रही हूँ। अभी लोगों में एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि पिछली साल भी बहुत ज़्यादा काम भी था पर मज़ा भी बहुत ज़्यादा ही आया। हम लोग ऐसे स्कूल रिहर्सल सब कुछ करते हैं पर मैनेज हो जाता है, टाइम नहीं मिलता है फिर भी सब कुछ हो जाता है। हमारे जो गुरु है शौर्य टैगोर, वो भी हम लोगों को बहुत मदद करती है। शारद उत्सव की सप्तमी तिथि से शुरुआत होती है आनंद उत्सव की, जहां विभिन्न कलाकारों द्वारा नृत्य, गायन, वादन, नाट्य मंचन और कविता पाठ के माध्यम से विश्व जननी देवी दुर्गा को शिल्पांजलि दी जाती है। इस अनूठी पहल के जरिए केवल कला और संस्कृति ही नहीं बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों को आर्थिक सहायता भी मिल रही है। हमने बात की इस आयोजन से जुड़े प्रबल समर्थक शुभदीप राय से। सबसे बड़ा बात है इधर में जो होता है ये लोकल जो वेंडर्स है, जो माँ का मूर्ति करता है उसको काम मिलता है, जो पेंडल वाला है उसको काम मिलता है। सबसे बड़ा बात है इधर जो शिल्पी लोग हैं जिसको बाहर में आज काम नहीं मिलता, वो इधर आके उनका काम दिखा सकता है। कोई बजा सकता है, कोई गा सकता, कोई नाच सकता। और इसमें और एक तो बात है डॉक्टर टैगोर ने किया है जो एक सेलिब्रल पल्सी जो अष्टमी का दिन है उनका प्रोग्राम से ये चालू कर रहा है। दैट इज अ वेरी गुड जेस्चर। और अंतिम दिन विजयादशमी की चिर प्रचलित देवी विसर्जन यात्रा को इन्होंने एक अलग रूप दिया है जिसे आनंदो यात्रा की संज्ञा दी है। शुभदीप राय ने कुछ इस प्रकार आनंदो यात्रा का वर्णन किया। दुर्गा पूजा का विसर्जन जो दशहरा का रोज होता है, माँ का विसर्जन नहीं होता इधर में। माँ चला जाता उन लोग का घर में, खुद का जो पैलेस है पैलेस में चला जाता है, रहता है। साल भर उन लोग को पूजा पाठ चलता है और ये 4 रोज माँ आता है, बाहर में दिखता है, जेवर पहना हुआ रहता, सब पहना हुआ रहता। ये चीज में अलग सा वाइब्स है। और वो जो विसर्जन का जो प्रोसेशन होता उसमें बंगाल का जो खोल करतल बोलते हैं हम लोग, खोल करतल हम लोग बंगाल में बोलते हैं, वो चीज़ ये लेके चलते हैं। आप जब भी दुर्गा पूजा का देखिएगा, दुर्गा पूजा का ढाकी होता है, इधर में ढाक नहीं बचता, इधर खोल करतल बचता, वो एक अलग सा रूप देता है। ऐसे आयोजन आस्था के साथ रचनात्मक अभिव्यक्ति को भी बेहतर अंदाज में जोड़ते हैं। सभी सुनने वालों को हमारी ओर से शुभ दुर्गोत्सव। ठाकुर बाड़ी का शारदोत्सव। स्वरांश सौजन्य शौमोता दास, आकाशवाणी कोलकाता। राजधानी में हर वर्ष नागरिक अलंकरण समारोह के अलावा रक्षा अलंकरण समारोह होता है जिसमें हमारे शूरवीर सैनिकों को सम्मानित किया जाता है। इसी बात से ध्यान आया कि कर्तव्य मार्ग पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले जिन वीर सपूतों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया जाता है, उनकी स्मृति में उनके विशेष तैलचित्र बनवाए जाते हैं। जानी मानी पेंटर आरती जवेरी ने भी ये पोर्ट्रेट्स बनाने में अपना योगदान दिया है।
पिछले दिनों ऐतिहासिक ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स गैलरी में आरती की बहुआयामी कलाकृतियां प्रदर्शित की गई थीं। आयोजन का शीर्षक था अद्वैय भ्रमण। दो बातें चलते चलते आरती जवेरी के साथ। हमें बहुत गदगद महसूस हुआ गैलरी बी में जब हमने देखा कि एक जगह पर ट्रिब्यूट टू आवर हीरोज, हमारे सैनिकों के लिए आपने एक अलग सेक्शन। तो आपका क्या जुड़ाव है देश के सैनिकों के साथ, ये बताइए पेंटिंग के माध्यम से। तो मैं अपने आप से ही इसमें भी शुरुआत करूंगी। जब मैं बचपन में छोटी सी थी, 4-5 साल की, तब से कोई भी गेस्ट घर में आए मैं पोर्ट्रेट बनाती थी उनका, और पहले उनको देख लेती थी अच्छे से, हाव भाव सब, फिर अपने रूम में जाके उनके अभिभाव को पेपर और पेन से भर करती थी। तो मेरा हमेशा से पोर्ट्रेट बनाने के लिए हमेशा तैयार रहता था कलम। तो जिस तरह से फिर मैं दिल्ली आई तो जहाँ पे मुझे मौका मिला कमीशन वर्क करने का इंडियन आर्म फोर्सेस के हीरोज़ के, तो मैंने जो हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड्स हैं उनके मैंने 7 परमवीर चक्र अवार्ड के पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, और बाकी महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र वो अलग अलग मैं बनाती रही। तो पोर्ट्रेट्स मेरा शुरुआत से ही ये कह लो कि हाव भाव चेहरे के और उसके अंदर की जो बातचीत, और जिससे कि आप इंसान को देख के बता सकते हैं कि क्या है। तो इंडियन आर्मी के पोर्ट्रेट बनाने से मेरा ये रहा काफ़ी लगाव कि जब मुझे कमीशन वर्क मिला तो मैंने ये सारे परमवीर चक्र अवार्डीज जो मोस्टली पॉस्टमस मिलते हैं, तो उनके घर वालों से बात करी, उनका क्या रहता था, किस तरह के वो इंसान होते थे, एंड वो सारे भाव मैंने इनमें डाले हैं। तो आर्मी के, इंडियन आर्मी के लिए मेरा काफ़ी यूनिफॉर्म्स, उनके जो दे एक्चुअली वेयर यूनिफॉर्म एज अ स्किन, तो मैंने उस चीज़ को काफ़ी करीबी से देखा और बनाया है। ये भी अलग अंदाज में एक श्रद्धांजलि है देश के लिए जो लोग सर्वोच्च बलिदान देते हैं। बहुत अच्छा लगा ये। अद्वैय भ्रमण प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। पिछले दिनों आईजीएनसीए नई दिल्ली में वर्ल्ड रिवर्स डे के उपलक्ष्य में नदियों के स्वास्थ्य और अधिकारों पर केंद्रित नदी उत्सव मनाया गया। हाल ही में हुई नोबेल पुरस्कारों की घोषणा एकेडमिक क्षेत्र में वैचारिक मंथन का विषय रही। खासतौर से यॉन फोसे, नरगिस मोहम्मदी और क्लॉडिया गोल्डन का कार्य कला, संस्कृति, समाज और स्त्री विमर्श को छूता है। इन्हें क्रमशः साहित्य, शांति और अर्थव्यवस्था श्रेणियों में ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पश्चिमी चंपारण के जाने माने खुशबूदार मरचा धान को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बिहार के जरदालू आम, शाही लीची, मगही पान, कतरनी चावल और मखानों के बाद मरचा धान ये सम्मान पाने वाला छठा उत्पाद है। वाह, क्या बात है। समय का ये पड़ाव कला संस्कृति के कुछ सशक्त हस्ताक्षरों की जीवन तिथियों के साथ जुड़ा हुआ है। उस्ताद अब्दुल करीम खां, बेगम अख्तर, सेम्मनगुड़ी श्रीनिवास अय्यर, राजा रवि वर्मा और निर्मल वर्मा के अतुलनीय योगदान को पत्रिका का नमन। बच्चों युवाओं के लिए रामलीला के विविध रंग हर वर्ष एक खास आकर्षण होते हैं पूरे देश में। दशहरे की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मनोज माइंडकर और नवोदिता मिश्रा आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।